हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिल्वानो ऐप। आज हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट की। अब अगर आपको याद है तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ ऐसी ही टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी। याद आ रहा है? बिल्कुल, डाइपोल मोमेंट। जब हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की तो उसमें हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड होते थे एंड दीज आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। यही कुछ होता था। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, उसको हम बोलते थे कि यहाँ पे हम कुछ डिफाइन करते थे क्या डाइपोल मोमेंट। कुछ वैसा ही यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे मोनोपोल्स तो होते नहीं हैं। एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होती है। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसी के कुछ कॉम्बिनेशन से और पोल स्ट्रेंथ के कॉम्बिनेशन से हम एक टर्मिनोलॉजी कॉइन करते हैं जिसको हम मैग्नेटिक मोमेंट बोल रहे हैं। क्या है मैग्नेटिक मोमेंट? इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ मैग्नेटिक पोल्स ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट स्ट्रेंथ सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। देख सकते हैं आप लोग, क्या है ये? पेयर ऑफ मैग्नेटिक पोल्स ऑफ ऑपोजिट नेचर बट सेम मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल क्या क्या है? मैग्नेटिक नीडल है, बार मैग्नेट है, सोलेनॉइड है, कॉइल है और लूप है। तो मैग्नेटिक नीडल एक हो गई, इसमें बार मैग्नेट हो गई, सोलेनॉइड हो गया, कॉइल हो गई, लूप हो गई। आपको थोड़ा सा एक आइडिया देने के लिए लेट अस फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम इन विच यहां पर है हमारे पास नॉर्थ साउथ। अब नॉर्मल सी बात है, इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंसेस हैं और इन डिस्टेंसेस और इस ऑपोजिट नेचर ऑफ पोल्स से ही हम मैग्नेटिक मोमेंट बनाते हैं। अगर आपको याद है तो वहां पे जो मैग्नेटिक मोमेंट था वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता था। तो यहाँ पर भी कुछ इसी टाइप का मैग्नेटिक मोमेंट बनने वाला है। मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल एम साइन से करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो मैग्नेटिक मोमेंट बार मैग्नेट को कैसे लिखेंगे? हमें पता है पूरी रॉड की लंबाई जो है उसको हम एल नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एल नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे नॉर्थ और साउथ की इफेक्टिव लेंथ, यानी नॉर्थ और साउथ एग्जैक्टली एंड पे थोड़ी होता, हल्का सा अंदर होता है। तो वो जो हल्का सा अंदर होने के कारण जो इफेक्टिव लेंथ है वो कितनी है? वो है स्मॉल एल। वो कितनी है? वह है स्मॉल एल। अब इस पर्टिकुलर केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि ये है मैग्नेटिक एक्सिस, इनकी पोल स्ट्रेंथ। अच्छा, अब जैसे हम वहां पे चार्जेस के बारे में पढ़ते थे, जिस चार्ज का ज्यादा मैग्नीट्यूड वह उतना ही स्ट्रांग। इसी तरीके से जिस पोल की ज्यादा पोल स्ट्रेंथ वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग। यानी अगर मैं नॉर्थ पोल की बात करता हूं तो इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा होगी अगर इसका एम ज्यादा होगा। सिमिलरली मैं एम की बात भी कर सकता हूं। अब आप देख सकते हैं यह बार मैग्नेट का क्रॉस सेक्शनल व्यू कैसा है? एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप का है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए गिवन है। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर अब हम थोड़ी देर में मैग्नेटिक मोमेंट निकालने वाले हैं। लेकिन क्या आपको समझ में आया कि डायमेंशंस जो होते हैं हमारी बार मैग्नेट के, वह इफेक्टिव लेंथ या इफेक्टिव सेपरेशन नहीं होता हमारी नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में। तो उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग कैसे लिखेंगे? अगर आपको मैं यहीं पे लिख के बताऊं तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि हम जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसको डिनोट करते हैं किससे? एम वेक्टर से। तो ये किसके बराबर है? एम इंटू एल वेक्टर। क्या आपको इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आ गया तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है एग्जैक्ट। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट इज डिफाइंड एज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड equal to the product of the pole strength with effective length L vector directed along the axis of the magnet फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। देखिए फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, क्या हमने भी ऐसा ही लिखा था? कहां? यहाँ पे फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ जा रहा है क्या चीज? मैग्नेटिक मोमेंट। क्या चीज जा रही है भाई? मैग्नेटिक मोमेंट जा रही है। अगर इतना समझ में आ गया है तो आप देख सकते हैं कि एम वेक्टर जो है वो किसके बराबर है? स्मॉल एम इंटू एल वेक्टर के बराबर है। क्या आपको इतना समझ में आया? अब यह एक एक्सियल वेक्टर है, यानी अलोंग द एक्सिस लगने वाला वेक्टर है। इसकी यूनिट आपके सामने कही गई है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये कैसे पता चला? अरे, जब हम मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं तो ये पोल स्ट्रेंथ जो है वो किस में है? वो है एम्पियर मीटर। और ये लेंथ क्या है? मीटर स्क्वायर।
तो क्या हो गया एम्पीयर मीटर स्क्वायर। अगर आपसे कोई पूछे इसके डायमेंशंस क्या होंगे तो आप क्या लिखेंगे, एम्पीयर का ए और L2, तो ये आपके क्या हो गए, यह आपके हो गए डायमेंशंस। सो आपके पास यूनिट भी है, आपके पास डायमेंशंस भी है, और आपको अब ये भी पता चल गया है कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या है और किस तरीके से निकाला जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। Attractive property. A bar magnet attracts certain magnetic substances, example iron dust. The attracting power of the bar magnet is maximum at 2 points near the ends called as the poles. So जब हम बात करते हैं attractive property की तो हमें पता है कि जब भी मैं मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक मटेरियल के पास लेके आता हूं तो वह मैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्ट होता है विद द मैग्नेट। और सबसे ज्यादा जो अट्रैक्शन होता है वो कहां पे होता है, सबसे ज्यादा जो अट्रैक्शन फील होता है वो होता है पोल्स के पास। ठीक है, तो यही तो कहा गया कि इज मैक्सिमम एट 2 पॉइंट्स नियर द एंड्स कॉल्ड एज पोल्स। सो द अट्रैक्टिंग पावर ऑफ अ बार मैग्नेट एट इट्स पोल्स इज कॉल्ड एज द पोल स्ट्रेंथ। और इसी से हम डिफाइन करते हैं कि पोल स्ट्रेंथ क्या होती है। पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, कितना पावरफुली, कितना ताकत से यह पर्टिकुलर मैग्नेट के पोल्स किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में जो चीज पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होती थी वो नेगेटिव से रिपेल होती थी, जो चीज पॉजिटिव से रिपेल होती थी वो नेगेटिव से अट्रैक्ट होती थी। बट व्हेन आई टॉक अबाउट मैग्नेटिज्म, व्हेन आई टॉक अबाउट अ मैग्नेटिक मटेरियल जिसको मैं मैग्नेट के पास ला रहा हूं, तो जो चीज नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट हो रही है वही साउथ पोल से भी अट्रैक्ट होगी। तो आपको ये नहीं समझना है या ये नहीं सोचना है कि जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्जेस के लिए हुआ करता था वो ही यहाँ पे होगा। यहाँ पे कोई रिपल्सिव फोर्सेस नहीं होगी। अगर कोई एक पर्टिकुलर पोल अट्रैक्ट कर रहा है मैग्नेटिक सब्सटेंस तो साउथ पोल भी अट्रैक्ट ही करेगा। ठीक है, the pole strength of north and the south pole of a bar magnet is conventionally represented by plus m and minus m. अब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको नॉर्थ पोल को प्लस एम ही बोलना पड़ेगा और साउथ पोल को माइनस एम ही बोलना पड़ेगा। क्या होता है, हम लोग कुछ कन्वेंशन बना देते हैं। कहने के लिए हम बोलते हैं कि भाई इस तरफ है प्लस एक्स एक्सिस, इस तरफ है प्लस वाई एक्सिस, इस तरफ है माइनस ऑफ वाई, इस तरफ है माइनस ऑफ एक्स। लेकिन ऐसा कई बार होता है कि हम इस तरफ की डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेते हैं, इस तरफ की पॉजिटिव, या फिर नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं और ऊपर वाले को नेगेटिव। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव और कौन सी डायरेक्शन को नेगेटिव लिया। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपने नेगेटिव एक तरफ को लिया है तो ऑपोजिट पॉजिटिव ही होना चाहिए, अगर नेगेटिव ऊपर को लिया है तो पॉजिटिव होना चाहिए इसका ऑपोजिट। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि बेसिक चीजें आप फॉलो करो। साइन कन्वेंशन आपकी इच्छा हो तो फॉलो करो, आपकी इच्छा है तो नहीं फॉलो करो। द जनरल वे दैट वी यूज इज शोन टू यू, ये बताया जा चुका है। तो क्या सेम चीज यहाँ पर भी हो रही है कि जब हम बात करते हैं नॉर्थ पोल की तो नॉर्थ पोल में हम लोग ये मान के चलते हैं कि उसका क्या है, पोल स्ट्रेंथ इज गिवन एज प्लस एम। और जब हम बात करते हैं साउथ पोल की तो साउथ पोल के लिए क्या है, साउथ पोल के लिए है माइनस ऑफ एम। क्या इतना समझ में आ चुका है? सो पोल स्ट्रेंथ में नॉर्थ पोल प्लस एम, साउथ पोल माइनस ऑफ एम, और इस तरीके से हमें चीजें बाय कन्वेंशन लिखनी है। ऑफ कोर्स अगर आप चाहें तो अपने मन से कुछ और भी लिख सकते हैं, बट ज्यादा बेटर ये है कि पहले आप इन सब चीजों को सीख ले, फिर बाद में जब आपका कुछ और मन हो तो कुछ और लिखिएगा, क्योंकि आप फिर गलतियां नहीं करेंगे। अगले पॉइंट पे आते हैं। द पोल स्ट्रेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी विद एसआई यूनिट ऑफ एम्पियर मीटर। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब हम पोल स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो पोल स्ट्रेंथ की जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है वो क्या होती है, वो होती है एम्पियर मीटर। पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है, इट इज एम्पियर मीटर। क्या होती है, एम्पियर मीटर। The pole strength of a bar magnet is directly proportional to its area of cross section। यानी जो पोल स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बना रखा था, देख सकते हैं। तो हमें क्या बोला जा रहा है कि पोल स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, इसके है भाई वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। द अट्रैक्टिंग पावर ऑफ अ बार मैग्नेट एट इट्स सेंटर पॉइंट इज 0, सो इट इज कॉल्ड एज न्यूट्रल पॉइंट। अब ये न्यूट्रल पॉइंट को डिफाइन कर दिया गया। क्या होता है न्यूट्रल पॉइंट? न्यूट्रल पॉइंट मतलब किसी भी तरफ झुकाव ना होना, अनबायस्ड होना। यानी अगर मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा तो मैं किसी भी तरफ झुकाव ना होना, यानी मैग्नेटिक फील्ड का झुकाव हो सकता है। तो क्या मैं कह सकता हूं एक ऐसा पॉइंट जहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड किसी भी तरफ टिल्ट ना होती हो, यानी 0 होती हो, क्या उस पॉइंट को वी कैन से इट एज न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट कौन सा पॉइंट है? ऐसा पॉइंट जहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी? 0। तो ऐसा पॉइंट जहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 है वो कहां है? बार मैग्नेट के सेंटर पे है, सेंटर पे। मैग्नेटिक पोल्स, यहाँ पे मैग्नेटिक पावर की बात करें, अट्रैक्टिंग पावर की ना। मैग्नेटिक पोल्स आर ऑलवेज एग्जिस्टिंग इन पेयर्स, दैट इज मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट इन मैग्नेटिज्म। सो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म गिव्स एज इंटीग्रेशन ऑफ B dot ds is equal to 0। इंटीग्रेशन ऑफ B dot ds is equal to 0, ये क्या आ गया? ये हमारा आ गया गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। अब आप सोचिए, गॉस लॉ जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था वो भी कुछ ऐसा ही था क्या? बताइए तो। क्या था भाई, किसी को याद है क्या? क्या इतना ही था क्या? सो इट वॉज क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जब मैं बात करता हूं, अरे यार मैंने कुछ गलती कर दी ना, यहाँ तो ई आएगा ना, हम गॉस लॉ की बात कर रहे हैं। So E dot ds is equal to q in upon epsilon naught, but when I talk about Gauss law in magnetism, तो यहाँ पे q in की जगह पे I in आना चाहिए, बट वो तो पॉसिबल है नहीं। जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। तो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ B dot ds is equal to 0। आई होप इतना एकदम क्लियर है, और अगर इतना एकदम क्लियर है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले पॉइंट की, विच इज इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेटिक लेंथ। अच्छा, अब अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने जो डायग्राम देखा है, डायग्राम के अंदर क्या देखा था हमने? ठीक है, यहां पे हमने कहा था कि दिस लेंथ इज एल एंड दिस लेंथ इज एल नॉट, यानी दोनों पोल्स के बीच की जो दूरी है वो L है। लेकिन अगर मैं मैग्नेट की बात करूं तो द टोटल लेंथ ऑफ द मैग्नेट इज गिवन एज L नॉट। क्या लिखा जाता है? L नॉट। तो क्या लिखा है? इफेक्टिव लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, टू पोल्स अलोंग द एक्सिस ऑफ अ बार मैग्नेट। तो यह बेसिकली क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स, यानी नॉर्थ और साउथ के बीच का जो डिस्टेंस है उसकी बात कर रहे हैं। 8 इनवर्स स्क्वायर लॉ या कूलम्स लॉ। अब देखिए, कूलम्स लॉ तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पढ़ा था, फिर से कूलम्स लॉ क्या आ गया देखते हैं। द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स, नॉर्मल सी बात है, ये अलग से एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम मान लेते हैं एग्जिस्ट करते हैं, of strength m1 and m2 lying at a distance of r is directly proportional to the product of the pole strength and inversely proportional to the square of the distance between the centers। क्या कूलम्स लॉ का ही बस एक चेंज्ड या मॉडिफाइड वर्जन है? जहां जहां पे हम लोगों ने चार्जेस यूज करे थे वहां वहां पे क्या यूज कर रहे हैं? पोल। तो क्या यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि अगर एक पोल, मोनोपोल मैं किसी तरह से निकाल के ले आऊं, ये है M1 और ये है M2 और इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो है R, तो क्या फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा? M1 M2 के, और किसके? R स्क्वायर के। तो क्या आपको ये समझ में आया? क्या इसी तरीके की चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी चार्जेस में पढ़ रखी है, और चार्जेस के अंदर इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कूलम्स लॉ के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 9। इफ अ मैग्नेट इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स अलोंग द लेंथ, देन पोल स्ट्रेंथ is reduced to half and length remains unchanged. New magnetic dipole moment is given by। अच्छा, अब हमने क्या बोला कि मैग्नेट इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स अलोंग द लेंथ, यानी लंबाई के अलोंग, यानी इफेक्टिव लेंथ पे भी फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। लेकिन क्या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? हाँ। क्यों पड़ेगा? क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है?
आधा हो गया। तो अगर इनिशियली m इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू एल हुआ करता था तो स्मॉल l पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन स्मॉल m पे पड़ गया बिकॉज स्मॉल m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो अब जो है m डैश वो कितना हो जाएगा, m/2। क्या कोई समझ में आया? यानी कि मैं देख लीजिए यहां पर भी ये लिखा है। तो क्या मैं कह सकता हूं मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा इस बार? अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक मोमेंट की तो ये कितना हो गया, m/2 इंटू एल विच इज इक्वल टू कैपिटल m/2। देख लीजिए क्या इतना समझ में? अच्छा ये चीज इस पर्टिकुलर केस की है, हम इसको फिर से लिख देते हैं। सो कैपिटल M is equal to m/2 into L which is capital M/2। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है, एकदम क्लियर है। और अगर क्लियर है तो अब बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू, अगर मैं इसको अलोंग द लेंथ की जगह परपेंडिकुलर टू द लेंथ काट दूं तो क्या फिर से मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आ गई ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट का आधा। यानी चाहे तो मैग्नेट को मैं अलोंग द लेंथ काटूं चाहे तो परपेंडिकुलर काटूं, the value of magnetic moment would be same in both the cases and that is equal to 1/2 of the original, that is capital M/2। और अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। If a magnet is cut into two equal parts transferred to the length, then pole strength remains unchanged and length is reduced to half। ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, अभी अभी देखा है हमने। और सेम चीज ये हो रही है, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ मैग्नेट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब आपको ये ध्यान रखना है जब आपके पास नॉर्थ और साउथ पोल आते हैं तो उन दोनों के बीच की इफेक्टिव लेंथ चाहिए होती है। कहने का मतलब अगर मैं इसको इस तरीके से सेमी सर्कुलर वे में बेंड कर दूंगा तो यहाँ पे टोटल लेंथ जो हो गया वो डायमीटर हो गया। तो इस पर्टिकुलर इफेक्टिव लेंथ का मतलब होता है यह शॉर्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ। इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप यहां से घूम के जा रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ठीक है ना। अगर यहां तक आपको समझ में आ गया है तो क्या मैं कहूंगा यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो होगा स्मॉल m इंटू एल, ठीक है। फिर यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा ये भी इतना ही होगा क्योंकि इन दोनों पोल्स के बीच की जो सेपरेशन है वो कितनी है, L। सिमिलरली जब मैं यहाँ की बात करता हूं तो फिर से यही होगा क्योंकि इनके बीच की सेपरेशन कितनी है, L। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैग्नेटिक मोमेंट किस तरीके से निकाला जाता है, कैसे समझा जाता है और कैसे लिखा जाता है। इसी तरीके से और जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो हम आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू।